अग्नि अपनी नजरें उठाकर देखता है तो वहां पर तक्षत और अंबिका खड़े हुए थे। वो दोनों जिनको इस वक्त वो बहुत ही डेस्परेटली जान से मार देना चाहता था। अग्नि की ऐसी हालत देखकर तक्षत हंसने लगता है। उसे खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ लेकिन बेबस देखकर तक्षत ने कहा, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारा मामा और तुम्हारी बहन। अग्नि यह सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मामा बहन, आस्तीन के सांप पालना क्या होता है कोई मुझसे सीखे। मैंने अपने ही आस्तीन में दो दो सांप पाल के रखे थे और मुझे खबर तक नहीं हुई। ये सुनकर अंबिका की आंखें गुस्से से डार्क हो जाती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह बोलकर अंबिका ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हाथ से निकल रही रोशनी जोर से अग्नि को लगी और उसे बड़ा ही तेज दर्द हुआ। ऐसा दर्द मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने ही वाली हो। वो बहुत जोर से चिल्लाया। अंबिका के हाथ को पकड़कर नीचे करते हुए तक्षक ने कहा, अरे शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारा भाई बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा होना जायज भी है। बेचारे के साथ इतना बड़ा धोखा जो किया है हम लोगों ने। अंबिका ने गुस्से से भरी आवाज में अग्नि को वार्निंग देते हुए कहा, अगर एक शब्द और मेरे और पिताजी के अपमान में तुमने बोला तो अभी इसी वक्त तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। ये मत भूलो तुम कि इस वक्त शेडोलैंड की क्वीन के सामने खड़े हो, समझे? अग्नि गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। तक्षक ने अंबिका से कहा, मेरे बच्चे शांति शांति शांति। गुस्से में रहकर हमेशा काम बिगड़ते ही है, इसलिए अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है अकेले में तुम्हारे भाई से। अपने पिता की बात सुनकर वह अग्नि की तरफ एक नजर गुस्से में डालते हुए और उसके बाद वहां से चली जाती है। तक्षक हंसता हुआ अग्नि के पास आया और बोला, बुरा मत मानना, अपनी छोटी बहन के बारे में तो तुम जानते ही हो, उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है और अपना कंट्रोल खो बैठती है। अब मेरी औलाद है ना, गुण तो मेरे ही आएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसे हो? काफी दिनों बाद आज तुमसे मिलने का बड़ा मन हुआ, इसलिए चला आया। अग्नि अपने हाथों की जंजीरों को मुट्ठी में पकड़े हुए था। उसे इतना गुस्से में देखकर तक्षक वहां पर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और गुस्सा करना बनता भी है, इसलिए मुझे तुम्हारे गुस्से का कोई खास बुरा नहीं लगता। अग्नि ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा, क्यों क्यों किया तुमने इतना बड़ा धोखा? तुम तो मेरा परिवार थे ना, अपने ही बहन के परिवार को तुमने। यह सुनकर तक्षक जोर जोर से हंसने लगा। बहन? अरे हाँ, मेरी वही बहन जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था और तुम्हें बताया था कि तुम्हारे माता पिता का खून भैरव के लोगों ने किया है। अब मैं क्या करता, मुझे इस पूरे शैडोलैंड का इकलौता भगवान जो बनना था, उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम तीनों की तिगड़ी को जो तोड़ना था। एक तो इस दुनिया से जा चुका है, दूसरा मेरी बेटी का पति बनकर दिन रात उसके प्यार में डूबा रहता है, और तीसरे तुम बिल्कुल सही जगह पर। अब और क्या चाहिए मुझे? इस दिन के लिए मैं ना जाने कितने खून बहाए मैंने, कितनों के खून अपने हाथों को रंगा। फाइनली मुझे वह मिल गया जो मुझे चाहिए था। यह पूरा किंगडम अब मेरा है। अग्नि अच्छी तरह से जानता था कि तक्षक ने इस पूरे किंगडम को अपने कब्जे में कर लिया है, और जब से अंबिका यहाँ की क्वीन बनी है, तक्षक ने यहाँ लोगों पर जुल्म और अत्याचार करने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अग्नि को जब यह महसूस हुई तो उसने तक्षक से और अंबिका से काफी बहस की। धोखे से उन लोगों ने अग्नि को जो कोठड़ी में कैद कर दिया, यहाँ उसे पता चला कि अपने जिन माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को मारा था, वो तो बेकसूर था। सांप तो उसके अपने आस्तीन में पल रहे थे, जिनके बारे में वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ही उसके परिवार को खत्म किया था, उसके अपने मामा ने। अग्नि तक्षक की तरफ देखकर बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुराई का भी अंत जरूर आता है। मून गॉडेस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। इस बात पर तक्षक हंसने लगा और बोला, मून गॉडेस? कहाँ है तुम्हारी मून गॉडेस?
पूरे किंगडम पर कब्जा कर लिया है मैंने। हर रोज यहाँ लोगों को तड़पाता हूँ, मारता हूँ, खून बहाता हूँ। आज तक तुम्हारी मून गोडेस उन्हें बचाने तो नहीं आई। ऐसा कोई भगवान होता ही नहीं है। यह सब मिथ्या बातें हैं। तक्षक खड़ा हुआ और अग्नि के पास चलकर आया। उसने कहा, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज होगा, क्योंकि यहाँ पर सो कोल्ड अच्छाई को लेकर जो राज कर रहा था, तुम्हारा वो प्यारा किंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जब उसे ही बचाने मून गोडेस नहीं आई, तो फिर बाकी लोगों को बचाने क्यों ही आएगी। यह बोलकर तक्षक जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अग्नि की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि उसके शरीर में दर्द था, वह इसलिए रो रहा था कि उसकी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ था, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार देने का बोझ, जो उसे हर पल तड़पा रहा था। 1000 सालों से वह रोज इस गलती के लिए खुद को कोसता है कि क्यों उसने भैरव की बात पर विश्वास नहीं किया, क्यों उसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया, क्यों। अग्नि ने खिड़की से बाहर चमक रही चांद की तरफ देखकर कहा, मून गोडेस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज। अंबिका अपने कमरे में पहुंचती है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है, रुद्र, जो कि खिड़की के पास खड़ा हुआ था। रात हो गई थी। चांदनी की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। रुद्र एक तक चांद की तरफ देखे जा रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे, उसकी मस्कुलर बॉडी पर पड़ रही थी। वह उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। रुद्र को देखकर अंबिका के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से उछलने लगा, मचलने लगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह धीरे धीरे चलते हुए रुद्र के पास जाने लगी। चलते चलते उसने अपने ऊपर के कपड़ों को बॉडी से अलग कर दिया। अब मुश्किल से उसकी बॉडी को कवर करने वाले थोड़े से कपड़ों में वह थी। धीरे से रुद्र के पास पहुंचकर उसने अपने हाथों को उठाया और रुद्र को पीछे से हक कर लिया। जैसे ही रुद्र की मस्कुलर बॉडी की गर्मी अंबिका को अपनी बॉडी पर महसूस हुई, उसके रोंगटे जैसे खड़े हो गए। अंबिका के ऐसा करने से रुद्र थोड़ा होश में आया। अंबिका के हाथ रुद्र के पेट पर लिपटे हुए थे। उसने पीछे से उसे हक किया हुआ था। रुद्र ने हल्का सा अपना सर घुमाया तो अंबिका के होठों पर एक प्यारी सी की मुस्कुराहट के साथ रुद्र की तरफ देखने लगी। चांद की रोशनी जब उसके चेहरे पर गिर रही थी तो वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। रुद्र पलटा और उसने अंबिका को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ा, उसे करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत देर कर दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अंबिका मुस्कुराई और अपना हाथ उठाकर रुद्र के चेहरे पर रखा। उसने प्यार से अपने अंगूठे से रुद्र के गालों को सहलाते हुए कहा, तुमसे ज्यादा बेसब्र मैं थी तुमसे मिलने के लिए, पर काम बहुत ज्यादा था ना। आई एम सॉरी, पर अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। वैसे क्या सोच रहे थे तुम? कुछ सेकंड तक रुद्र चुपचाप खड़ा रहा और फिर एक गहरी सांस ली। अंबिका के चेहरे को आगे किया, उसके माथे पर एक नरम किस किया। अंबिका ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों को बंद कर लिया। रुद्र ने चेहरा पीछे किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रुद्र अंबिका से बोला, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जब तुम पास नहीं होती तो हर वक्त तुम्हारे लिए तड़पता रहता हूँ। अंबिका ने अपनी बाहों को रुद्र के गले में डाल दिया, थोड़ा और उसके करीब आकर बोली, अच्छा, इतना ज्यादा प्यार करते हो मुझसे कि मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते? रुद्र ने अंबिका की आंखों में देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स करूंगा, यू आर माई मेट। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। यह सुनकर अंबिका के गाल लाल हो गई, जैसे वह शर्माने लगी हो। उसने अपनी नजरों को नीचे झुकाया। रुद्र ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, अंबिका के चिन के नीचे अपनी उंगली रखकर चेहरे को थोड़ा ऊपर किया ताकि उसकी आंखों में देख सके, और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो डूब ही गई। रुद्र ने अंबिका की आंखों में डूबे हुए कहा,
आई हेट हाउ मच आई वॉन्ट यू अंबिका, यू आर माइन, ओनली माइन। रुद्र ने अपने चेहरे को आगे किया और जल्दी ही अंबिका के होठों पर अपने होठों को कैप्चर किया। अंबिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो रुद्र के करीब आई और उसे एग्रेसिवली पैशनेटली किस करने लगी। उसकी बॉडी जैसे रुद्र के टच के लिए तड़प रही हो। उसके बाद रुद्र ने अंबिका को अपनी बाहों में भरा और उसकी बॉडी को सहलाने लगा, उसे किस करने लगा। अंबिका के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठाया और बिस्तर की तरफ ले गया। जल्दी ही दोनों के प्यार की महक से पूरा बिस्तर महकने लगा। चादर में पड़ी सलवटें उनके प्यार की गवाही देने लगी और उनकी प्लेजर से भारी सिसकियों से पूरा कमरा गूंजने लगा। आई लव यू अंबिका, आई लव यू सो मच, ओह आई लव यू सो मच रुद्र, कम ऑन बेबी, लव मी लाइक हेल। कुछ इसी तरह की आवाजों से उनका पूरा कमरा गूंजने लगा। इन ह्यूमन वर्ल्ड। आ नील, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है। अवंतिका जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाने के तुरंत बाद भैरव के पैरों पर ब्रेक लग गई। अवंतिका की आंखें फटी हुई थी और बाल बुरी तरह से बिखर गए थे। वह इस वक्त भैरव की गोद में थी और भैरव बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा था, लेकिन फिलहाल रुक चुका था। अवंतिका की सांस बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बाल भूत की तरह बिखर गए थे। भैरव ने कंफ्यूजन में अवंतिका की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? क्या हम पहुंच गए? अवंतिका थोड़ा होश में आई और भैरव से बोली, मुझे नीचे उतारो, जिस स्पीड से तुम मुझे लेकर भाग रहे हो हम घर नहीं सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। भैरव को अवंतिका की बात समझ नहीं आई, लेकिन जैसा कि उसने कहा, उसने अवंतिका को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। अवंतिका ने जैसे ही पैर जमीन पर रखे और भैरव को अपनी बाहों से आजाद किया, वह धड़ाम से जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन भैरव ने दोबारा उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अवंतिका का सर चकरा रहा था, इसलिए वो सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी। अवंतिका और भैरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। भैरव आंखों में कोल्डनेस लेकिन मासूमियत के साथ अवंतिका को देख रहा था। अवंतिका भैरव की मासूम आंखों में कुछ सेकंड के लिए जैसे डूब ही गई, लेकिन वह तुरंत होश में आई और भैरव का सहारा लेकर सीधी खड़ी हो गई। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और बाल ठीक किए। वह भैरव की तरफ देखकर बोली, तुम हमेशा इतने तेज भागते हो क्या? तुम्हें तो भागने में बुलेट ट्रेन को भी फेल कर दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी स्पीड की सवारी की है, पता है? अवंतिका जैसे तैसे वहां पर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गई। वह लोग शहर में लगभग पहुंचने ही वाले थे। भैरव अवंतिका से बोला, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? क्या तुम यहाँ रहती हो? अवंतिका ने अपनी आंखें रोल की और कहा, नहीं बेवकूफ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अवंतिका की बात सुनकर भैरव ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और कहा, मुझे बेवकूफ मत बोलो। इस पर अवंतिका ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई, फिर सर उठाकर भैरव की तरफ देखा और बोली, तो और क्या बोलूं? और अगर मैंने दोबारा फिर से बेवकूफ बोला तो क्या कर लोगे तुम? भैरव की आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ गई। कहा ना, बेवकूफ मत बोलो, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भैरव की बात सुनकर अवंतिका का मुंह खुला का खुला रह गया। एटीट्यूड तो देखो बंदे का, तुम मुझे सजा दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चमगादड़ कहीं की। अवंतिका खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखती है और आंखों को सिकुड़कर भैरव को कहती है, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, बोलो क्या कर लोगे? भैरव ने तुरंत अवंतिका की कमर को पकड़ा और पलक झपकते ही उसे सामने एक बड़े से पेड़ के तने से लगा लिया और उसके काफी करीब आ गया। अवंतिका के लिए यह बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। भैरव अवंतिका के करीब आकर बोला, चमगादड़ बोला ना तुमने, अभी दिखाता हूं कि चमगादड़ क्या कर सकता है। यह बोलते ही भैरव ने अपने वेम्पायर वाले दांत बाहर निकाले और अवंतिका के करीब आ गया। अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और वह हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी।
भैरव तिरछा मुस्कुराकर बोला, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। गलती की है, सजा तो मिलेगी। अब अपना चेहरा अवंतिका की गर्दन के करीब ले आया। अवंतिका कड़क होकर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। लग रहा था अगले ही पल भैरव अपने यह दांत उसके गर्दन में गाड़ देगा और उसे बहुत दर्द होगा, पर भैरव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह जब अपने चेहरे को अवंतिका की गर्दन के करीब लेकर आता है तो अवंतिका की खुशबू अचानक उसके रोंगटे खड़े कर देती है। भैरव धीरे से अपने होठों को आगे बढ़ाकर अवंतिका की गर्दन पर हल्का किस करने लगता है। अवंतिका जब यह महसूस करती है तो उसकी धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगती है और धीरे धीरे सांस भी तेज होने लगती है। अवंतिका ने ये सब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन भैरव का उसे यूं किस करना अचानक उसके अंदर के डिजायर्स को जगाने का काम कर देता है। अचानक अवंतिका के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। अवंतिका से कंट्रोल नहीं होता, वह भैरव के कंधों को कस के पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके मुंह से लगातार ये सिसकियां निकलने लगती हैं। अब जब अवंतिका के मुंह से यह आवाज सुनता है तो वो सेड्यूस होने लगता है। अचानक उसके अंदर की डिजायर्स भी काफी ज्यादा भड़कने लगती हैं। वह भी खुद को अवंतिका के और करीब आने से रोक नहीं पाता। वह अवंतिका को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और पैशनेटली बहुत गहराई से अवंतिका की गर्दन उसके कंधों पर किस करना जारी रखता है। नील, व्हाट आर यू डूइंग? अवंतिका इतनी ज्यादा मदहोश हो जाती है कि वह भैरव को कस के पकड़ लेती है। उसके पैरों में हल्की सी कंपन होने लगती है। अवंतिका को इतना मदहोश होता देख अब भैरव भी कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वो हैरान हो गया था, वह इतना अट्रैक्ट कैसे हो रहा है इस लड़की की तरफ। हो गई तो बस वो तो बस इसे पनिशमेंट देना चाहता था, फिर अचानक वह इस लड़की के ऊपर अचानक इस तरह से क्यों टूट पड़ा? अवंतिका के मुंह से निकलने वाली सिसकियां भैरव को रुकने ही नहीं दे रही थी। जल्दी ही उसने अपने टांगों के बीच के हिस्से में हार्डनेस महसूस होने लगती है। सिर्फ उसे ही नहीं, अवंतिका को भी जब वह चीज अपने प्राइवेट एरिया के पास टच महसूस होती है तो उसके माथे पर पसीना सा आ जाता है, मगर मदहोशी में वह पूरे तरीके से डूब सी गई थी। गॉड, अवंतिका, व्हाट आर यू डूइंग? होश में आओ, तुम इस वेम्पायर के साथ रोमांस कैसे कर सकती हो? अवंतिका होश में आने की कोशिश करती है, मगर भैरव उसे अपनी बाहों से आजाद नहीं करता। वह और भी ज्यादा पागलों की तरह उस पर टूट पड़ता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। उसके कपड़ों में हाथ डालकर उसकी मखमली स्किन को अपने हाथों से सहलाता है और उसे किस करना जारी रखता है, मानो एक अरसे के बाद उसने ऐसा कुछ महसूस किया हो। ये बड़ी अजीब सी फीलिंग थी और बहुत ही अमेजिंग भी। भैरव लगातार अपनी हरकतों को जारी रखता है, मगर अवंतिका खुद को होश में लाने की कोशिश करते हुए जोर से भैरव को धक्का देती है। दूर हटो नील। अचानक अवंतिका के धक्का देने से भैरव थोड़ा हैरान हो जाता है। अवंतिका तेज सांस लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। इस आदमी के करीब आकर उसने ऐसा कुछ फील किया जो पहले कभी फील नहीं किया। अवंतिका थोड़ा तेज तेज सांस लेती है। भैरव अवंतिका को देख रहा था, उसके थर्राते हुए होठों को तेजी से ऊपर नीचे हो रहे, उसके सीने को, उसके सलाइवा गटकते हुए उसके गले को। अब अवंतिका के करीब आकर उसकी आंखों में देखता है। वह अवंतिका से बोला, मुझे तुम्हें किस करना है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अवंतिका जब यह सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उसका हार्ट बीट स्किप करने लगता है। भैरव के हैंडसम से मासूम से चेहरे को देखकर अवंतिका का दिल भी मचलने लगता है। वो ये नहीं करना चाहती थी, पर भैरव ने इतनी मासूमियत से पूछा कि अब वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने भैरव के कॉलर पकड़ उसे अपने करीब खींचा और कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक किस। यह बोलकर उसने भैरव को इस बार
पलटकर पेड़ के तने से लगाया और खुद उस पर टूट पड़ी। वह भैरव को पैशनेटली किस करने लगी। भैरव ने अपने हाथों को उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींचकर कस के पकड़ लिया और दोनों एग्रेसिवली एक दूसरे को किस करने लगे। 15 मिनट तक किस करने के बाद दोनों तेज तेज सांस लेने लगे। अवंतिका 4 कदम पीछे हटी और खुद को नॉर्मल करने लगी। भैरव चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। अवंतिका अपने मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, शिट अवनी, तू एक वैम्पायर को पागलों की तरह कैसे कर सकती है? और ये कितना हैंडसम है यार, इसे देखकर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है मुझसे? शट अप अवंतिका, खुद पर काबू रखो, ये इंसान नहीं है, अपने जज्बातों को कंट्रोल करो। अवंतिका ने भैरव की तरफ देखकर कहा, अब चले? भैरव ने हल्का सा सर हिलाया और उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। जल्दी ही वह लोग शहर में एंट्री करते हैं। भैरव शहर की चकाचौंध की दुनिया को जब देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अवंतिका जब पलटकर देखती है कि भैरव वहीं पर रुक गया तो वह उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अवंतिका की तरफ देखकर बोला, ये क्या है, ये तुम्हारी दुनिया कितनी अजीब है, मुझे हर तरफ से बहुत सारे इंसानों की महक आ रही है। अवंतिका अपनी आंखें रोल की और कहा, ये इंसानों की दुनिया है, यहाँ से इंसानों की महक आएगी ना, अब चलो मेरे साथ। वो भैरव का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। आगे चलकर रागिनी एक टैक्सी को रोक लेती है। भैरव अम्यूजमेंट के साथ हैरान होकर सड़क पर चल रहे लोग, गाड़ियां, टैक्सी, बाइक वगैरह को देख रहा था। उसने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। वो काफी ज्यादा हैरान था। नील, क्या कर रहे हो? चलो आओ टैक्सी में बैठो। अवंतिका भैरव को टैक्सी में बैठाती है। टैक्सी जब चलने लगती है तो एकदम से भैरव उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। भैरव का ऐसा रिएक्शन देखकर अवंतिका ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? भैरव बोला, ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है, ये कैसे हिल रहा है? भैरव की बात सुनकर अवंतिका डिसबिलीव के साथ अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर उसे देखती है। वह भैरव से बोली, यह टैक्सी है, क्या तुम पहले कभी गाड़ी या टैक्सी में नहीं बैठे? भैरव कंफ्यूज होकर अवंतिका को देखता है। टैक्सी? अवंतिका एक गहरी सांस लेकर सोचती है, ओह गॉड, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, ये तो पहली बार इंसानों की दुनिया में आया है, इसे तो कुछ भी पता नहीं होगा, लगता है मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अवंतिका ने भैरव से कहा, कुछ नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठीक से सब समझा दूंगी बाद में, ओके? अवंतिका की बात पर न जाने क्यों विश्वास करके भैरव ने बस सर हिला दिया और चुपचाप अवंतिका के बगल में बैठा रहा। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। जल्दी ही वह टैक्सी शहर के अंदर सड़क के किनारे पर एक जगह पर आकर रुकती है जिसमें भैरव और अवंतिका बैठे हुए थे। भैरव आंखों में चमक, एम्यूजमेंट, हैरानी और शौक के साथ पूरे रास्ते सड़क पर चलती हुई गाड़ियों, साधनों को, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स को देख रहा था। उसने यह सब कुछ पहले नहीं देखा था। वैसे तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अगर याद भी होता तो भी वह पक्का श्योर था कि उसने ऐसी दुनिया तो कभी नहीं देखी थी। अवंतिका भैरव की तरफ देखती है जो कि फटी आंखों से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख रहा था। वह बोली, क्या हुआ नील, क्या देख रहे हो तुम? अवंतिका की तरफ देखकर अम्यूजमेंट के साथ बोला, ये शीशे की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्या है, इनमें से इतनी रोशनी कैसे आ रही है? सुनकर अवंतिका अपनी आईब्रो ऊपर उठा लेती है। सीरियसली नील, ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर इंसान रहते हैं। भैरव चौंक गया। उसने कहा, क्या इंसान? पर इनमें इंसान कैसे रह सकते हैं? क्या उनके पास अपने घर नहीं होते? उसी का ड्राइवर भैरव की अजीबोगरीब बातों को सुनकर काफी हैरान था। पूरे रास्ते यह लड़की भैरव को कुछ कुछ समझाते हुए ला रही थी और यह आदमी सब कुछ ऐसे सुन रहा था जैसे पहली बार उसने यह सब कुछ देखा हो, एकदम किसी क्यूरियस बच्चे की तरह। हजारों सवाल। ड्राइवर तो यह नहीं समझ पा रहा था कि यह आदमी आखिर इसका चक्कर क्या है, दिमागी रूप से बीमार वगैरह है क्या? अवंतिका टैक्सी से बाहर निकली और
साथ में भैरव भी। लेकिन अवंतिका के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे टैक्सी को पे करने के लिए। वह जैसे ही बाहर निकली उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी एक हैंडसम सा लड़का चलता हुआ अवंतिका के पास आया। वो दौड़कर अवंतिका के पास आया और उसे उसके गले लगाकर बोला, ओ माय गॉड अवनी, थैंक गॉड यू आर ओके यार, आपने तो डरा ही दिया था। अवंतिका को अचानक किसी लड़के ने पकड़कर गले लगा लिया। यह देखकर भैरव की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और अगले ही पल ज्यादा और डार्क और खतरनाक जब उसे लड़के ने पीछे एक बहुत ही जब उसने लड़के के पीछे एक बहुत ही हैंडसम से इंसान को खुद की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखा तो वो चौंक गया। ओ माय गॉड, हु इज दिस मैन? वह लड़का थोड़ा हैरानी से बोला। उस लड़के का नाम जैक था। वो अवंतिका का असिस्टेंट था, उसका दोस्त भी। अवंतिका ने हक ब्रेक किया और देखा कि भैरव को अम्यूजमेंट के साथ देख रहा है उसको। जैक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसने इतने हैंडसम आदमी को पहले कभी नहीं देखा। इस आदमी की बॉडी कितनी मस्कुलर है यार, देखने से ही आंखों में इतनी ठंडक मिल रही है। अगर हाथों से टच किया तो जन्नत ही नसीब हो जाएगी। मगर वो क्यों इतना फिदा हो रहा है? वह तो खुद एक लड़का है। जैक थोड़ा ऑकवर्ड होकर होश में आया और अवंतिका से बोला, ये आदमी कौन है आपके साथ? आपका कोई नई फिल्म का नया हीरो है क्या? मगर आपकी रिसेंट सारी फिल्मों को और उनके एक्टर्स को तो मैं जानता हूँ। फिर ये कोई नया रिप्लेसमेंट है क्या किसी हीरो का? अवंतिका ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, इसका नाम नील है। मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताती हूँ, फिलहाल जल्दी घर चलो, घर के लिए निकलना है। पहले तुम जरा टैक्सी को पेमेंट कर दो। उस लड़के जैक ने तुरंत टैक्सी की पेमेंट की, वहां से रफा दफा किया और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ गए। वह लड़का जल्दी ही ड्राइव करते हुए गाड़ी को एक बड़े से बंगले के पास लेकर आया। वह लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद अवंतिका जैक से बोली, जैक मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम नील के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? वह लोग बंगले के अंदर चले गए। जैक ने भैरव की तरफ देखा और पूछा, वो सब तो ठीक है, पर ये है कौन? आप मुझे बताइए तो सही। ये कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध से सीधा यहाँ पर आया हो। वो योद्धा लग रहा है। अवंतिका ने कहा, कुछ भी समझ लो, यह मुझे जंगल में मिला था, पर फिलहाल उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर जैक अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। रियली? ओह माय गॉड, तो आप इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाती? अपने साथ घर क्यों लेकर आ गई? अवंतिका ने जवाब दिया, वो सब मैं देख लूंगी, फिलहाल इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और मेरी टीम मेंबर्स को कॉल करके बोल दो कि मैं आ गई हूँ। पता नहीं वो लोग मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे जंगल में। जैक ने तुरंत कहा, आपका फोन जब मेरे पास आया था मैंने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग तो अब तक जंगल से निकल गए होंगे। आप रेस्ट कीजिए, कल सुबह मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। अवंतिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद जैक वहां से जाने लगा। उसने एक नजर भैरव की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, ऊपर होकर मुस्कुराया और बाय का इशारा किया। फिर वह वहां से चला गया। भैरव कड़क आंखों के साथ उसे जाते हुए देख रहा था और उसके जाने के बाद वह पूरे बंगले को देखने लगा। इतना बड़ा बंगला उसने पहली बार देखा था। हालांकि उसके महल से बड़ा तो नहीं था, मगर यह नई दुनिया का नया बंगला है। इंसानों का यहाँ सब कुछ बड़ा ही मॉडर्न है। भैरव ने तो कभी सपने में भी यह सब कुछ नहीं देखा था। अगर उसे याद भी होता तो भी पक्का यकीन होता कि ऐसा कुछ तो उसने कभी नहीं देखा। अवंतिका भैरव की तरफ देखकर बोली, नील क्या हुआ? तुम सब कुछ ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें घर पसंद नहीं आया? भैरव अवंतिका की तरफ देखकर बोला, क्या ये तुम्हारा घर है? तुम यहाँ पर रहती हो? अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? भैरव ने अपना सर हल्का सा खुजाते हुए जवाब दिया, काफी अच्छा है। मैंने ऐसे घर पहले कभी नहीं देखे। क्या सभी इंसान ऐसे घरों में रहते हैं? अवंतिका ने कुछ सोचा और कहा, सब नहीं, घर हर तरह के होते हैं, छोटे बड़े। हम कितने बड़े घर में रहते हैं ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितने अमीर हैं।
या हमारे पास कितने पैसे हैं। खैर यह सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? तुम कुछ खाओगे? खाने का नाम सुनते ही भैरव अचानक से अपनी आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह से निकल गया, खाना? यस, आई एम थ्रस्टी। जैसे ही भैरव ने थ्रस्टी बोला, अवंतिका के रोंगटे खड़े हुए। उसे याद आया कि यह तो वेम्पायर है, यह प्यासा है, तो मतलब इसकी प्यास खून पीने से ही बुझेगी। उसने अपना सिलाइवा गटका और सोचा, अरे यार, इसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं अपना ब्लड इसको कब तक दूंगी? उसके बाद अवंतिका भैरव की तरफ देखकर बोली, अच्छा नील, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर फेवरेट ब्लड ग्रुप है क्या? आई मीन, तुम्हें कोई भी खून चलेगा? क्या तुम्हारा कोई स्पेशल ब्लड ग्रुप है जिसे तुम पीना पसंद करते हो? भैरव पलक झपकते ही अवंतिका के करीब आया। अवंतिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। भैरव तिरछी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, पर्टिकुलर ब्लड है जो मुझे पसंद है, तुम्हारा ब्लड। आई वॉन्ट टू ड्रिंक योर ब्लड। भैरव की बात सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने अपना सिलाइवा गटक लिया और कहा, देखो, मुझे भी मुझसे भी ज्यादा टेस्टी ब्लड तुम्हें मिल जाएगा। मैं मंगवाती हूँ ना तुम्हारे लिए ब्लड बैंक से। भैरव ने कहा, मुझे तुम्हारा ही चाहिए। अवंतिका थोड़ा चिंता में आ जाती है। उसे इतना टेंशन में देखकर भैरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, बस थोड़ा सा। अवंतिका अपने निचले होठ को दांतों में के नीचे दबाकर सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, सच में ज्यादा नहीं पियोगे ना? देखो, मैं तुम्हें जंगल से बचाकर लेकर आई हूँ, प्लीज मुझे मारना मत, ओके? भैरव हल्का सा मुस्कुराया और अवंतिका की गर्दन पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। अवंतिका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। यह बोलकर अवंतिका ने भैरव के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और कहा, पहले तुम जरा नहा लो, कपड़े बदल लो, उसके बाद। भैरव ने हल्का सा अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है। अवंतिका भैरव से बोली, ठीक है, तुम ऊपर कमरे में बाथरूम है, वहां पर जाकर नहा लो, तब तक मैं कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वह भैरव को कमरे का रास्ता दिखाती है और उसके बाद भैरव वहां पर चला जाता है। दूसरी तरफ शेडोलैंड में वह हैंडसम सा आदमी जो नोएल को अपनी पीठ पर बैठाकर लेकर उड़कर आया था, वह हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर जमीन पर पड़े हुए पेड़ के तने को काट रहा था। अपनी मस्कुलर बॉडी बार बार फूल रही थी। वह काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी जंगल से नोएल बाहर निकलती है। उस लड़के का नाम राज था। राज देखता है कि नोएल एक बड़े से पेड़ के तने को अपने शरीर से तकरीबन 5-6 गुना बड़े पेड़ के तने को अपने कंधों पर लाद कर एक हाथ से पकड़े हुए इतना आराम से चलकर बाहर आई जिसे उसने कोई पेड़ का भारी तना नहीं, घास का पतला सा गट्ठर उठा रखा हो। उसे लाकर वह राज के सामने फेंक देती है। राज अपने पसीने को पोंछते हुए बोला, बाप रे, इतना बड़ा तना उखाड़ लाई तुम? नोएल ने राज की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी काटो इसे। यह बोलकर वह चली गई। राज का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अजीब बदतमीजी है, मैं क्या उसका नौकर हूँ? जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती है। मैं बड़ा हूं तुमसे, थोड़ी इज्जत दो। नौकर बनाकर रख दिया है मुझे। रोने जैसी शक्ल बनाकर वह एक बार फिर से तना काटते हुए बड़बड़ाया, उसे क्या पता कितनी मेहनत लगती है तना काटने में, यहाँ मैं पसीना पसीना हो गया। उसके बाद जैसे ही राज जमीन पर पड़े उस तने को काटने के लिए सही जगह पर रखने के लिए उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें जिसे बाहर निकल आती है। वह दोनों हाथों से पूरा जोर लगा लेता है, लेकिन तना बहुत ज्यादा भारी था। वह पलट कर नोएल की तरफ देखता है जो वहां पर गांव वालों की कुछ मदद कर रही थी, और फिर अपना सिलाइवा गटकते हुए कहता है, कितने हाथियों की शक्ति है इस लड़की में, बाप रे। दूसरी तरफ कमरे में जहां पर नंदिनी थोड़ा होश में आती है, वह यहाँ वहां देखकर कमजोर सी आवाज में नोएल का नाम पुकारने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक उसे कमरे की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी अंदर आती है।
नंदिनी थोड़ा सा हैरान होकर उस रोशनी की तरफ देखती है। तभी उसे रोशनी से एक छोटी सी लड़की हाथ में एक प्यारा सा खरगोश लेकर वहां पर पहुंच जाती है। ये लड़की ये लड़की अचानक कहां से आ गई? ये रोशनी से कैसे पैदा हो गई? नंदिनी हैरान होकर जैसे तैसे उठकर बैठ गई। वो लड़की नंदिनी के पास आई और उसे देखकर मुस्कुराती रही।